नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए जी, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं रिसेंटली इंडिया डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो हाल ही में बोलते हैं कि किस देश को जो है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पहला बैच जो है वो भारत के द्वारा सौंपा गया है। अब देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। इन दोनों ने मिलकर जो है वो इसको डेवलप किया है और इसका नाम ही इस तरह से रखा गया है। ये जो BRAH है ये ब्रह्मपुत्रा नदी है और MOS जो है ना ये रशिया में एक नदी बहती है, मॉस्कवा नदी, उसके नाम पर जो है वो रखा गया है। तो ये आपने ध्यान रखना। तो इंडिया और रशिया का ये प्रोग्राम है। इंडिया ने पहला बैच जो है वो इसका सौंपा है अभी फिलीपींस कंट्री को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फिलीपींस कंट्री ने इसकी डिमांड की थी इंडिया से और भी बहुत सारी कंट्रीज अभी लाइन में खड़ी हैं जिनको ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो चाहिए। तो इंडिया ने पहला बैच अभी फिलीपींस को जो है वो सौंपा है। जब एग्रीमेंट इनके बीच में साइन हुआ था लास्ट ईयर, तब भी हमने ये क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। इसके नाम का आपको पता चल गया। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट मिसाइल है। इम्पॉर्टेंट मिसाइल क्यों है? क्योंकि देखो, इसको कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। आप ग्राउंड से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, सी से इसको लॉन्च कर सकते हैं, एयर से इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 290 किलोमीटर 290 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज बताई गई है। इसकी रेंज भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और साथ में ये पता होना चाहिए कि ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर जो है वो काम करती है। ये जो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल है ये क्या है? इस प्रिंसिपल में ऐसा होता है कि एक बार इसने इसको लॉन्च कर दिया ना तो इसके बाद उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद से ही जो है वो अपने टारगेट को जो है वो हिट कर देती है। ये मतलब हुआ इसका। तो ये आपको पता चल गया जी मिसाइल के बारे में। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फिलीपींस का। ब्रह्मोस मिसाइल का जो भी क्वेश्चंस बने यहाँ से वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज तिरंगा बर्फी रिसेंटली गॉट GI टैग। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर की ये जो तिरंगा बर्फी है ना, इस तिरंगा बर्फी को जो है वो अभी हाल फिलहाल में GI टैग मिला है। हिंदी में ये पूरा नहीं आया है यहाँ पर, परंतु इंग्लिश में आप देखें कि तिरंगा बर्फी यहाँ पर दिया गया है, इसको अभी GI टैग जो है वो दिया गया है। तो ये कौन सी सिटी की जो है वो इम्पोर्टेंट स्वीट है? अगर हम बात करते हैं तिरंगा बर्फी जो है वो कहाँ पर मिलती है, तिरंगा बर्फी जो है वो वाराणसी की इम्पोर्टेंट बर्फी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है वो GI टैग जो है वो दिया गया है। अब तिरंगा बर्फी के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये तिरंगा बर्फी जो है वो इसको ना आज़ादी की लड़ाई के साथ भी जोड़ा जाता है। महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के साथ इसको जोड़ा जाता है, उस टाइम के आंदोलन के साथ इसको जोड़ा जाता है। देखो, उस टाइम लोगों में एक देशभक्ति की भावना जगाने के लिए क्या किया गया था, इस तरह की स्वीट्स जो था वो चलाई गई थी। जैसे कि तिरंगा बर्फ़ी जो था वो बना दी गई। तिरंगा बर्फ़ी के अलावा और भी ऐसी मिठाइयाँ थी, जैसे कि एक सुभाष भोग भी नाम रखा गया था मिठाई का, गांधी गौरव नाम रखा गया था, बल्लभ संदेश नाम रखा गया था। तो ये इसलिए रखा गया था ताकि लोगों में जो है वो एक प्रेरणा लोगों को दी जाए, मोटिवेट उनको किया जाए। और ये जो तिरंगा बर्फी है ये वाराणसी की है, इसको GI टैग मिला है। वाराणसी की अभी 5 आइटम्स को इसके अलावा और भी GI टैग मिला है। मतलब टोटल 6 आइटम्स को वाराणसी या फिर उत्तर प्रदेश आपका, ये उत्तर प्रदेश की 6 आइटम्स को जो है वो GI टैग मिला है। अभी देखो, ट्यूसडे को ही लास्ट वीक जो है ये दिया गया है। और अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं, इसमें जो है वो बनारस की जो मेटल कास्टिंग क्राफ्ट आती है एक वो है, लखीमपुर खेरी थारू एम्ब्रॉयडरी जो है वो यहाँ पर आ जाती है, बरेली केन यहाँ पर आ जाती है, बैम्बो क्राफ्ट यहाँ का आ जाता है, बरेली जरदोजी यहाँ पर क्राफ्ट है एक, वो भी आ जाता है। और पिलकुआ हैंड ब्लॉक जो प्रिंट टेक्सटाइल है वो यहाँ पर आ जाता है। मतलब टोटल 6 ऐसी आइटम्स हैं उत्तर प्रदेश की जिनको अभी GI टैग दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्ड प्रोडक्ट हैं, तो ये उत्तर प्रदेश ही जो है वो अब है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 प्रोडक्ट्स को अभी तक GI टैग जो है वो मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के बाद कोई दूसरे नंबर पर आता है तो वो तमिलनाडु जो है वो आता है। तमिलनाडु के 58 प्रोडक्ट्स को जो है वो GI टैग मिल चुका है। ठीक है जी, तो आपने एक और क्वेश्चन यूरोपियन GI टैग का ध्यान रखना है, जो कि कांगड़ा टी को जो है वो दिया गया है। हमने पढ़ा है क्वेश्चन, कांगड़ा टी को यूरोपियन GI टैग जो है वो दिया गया है। गिरिराज पत्रिका में पहले रिवाइज हो चुका है बहुत बार क्वेश्चन, तो ये आपने ध्यान रखने हैं।
जीआई टैग का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और ये तिरंगा बर्फी का क्वेश्चन बन जाएगा तो आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग किस स्टेट के पास है, उसके बाद कौन सा स्टेट है, वो क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिलेक्टेड फॉर द मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड 2023। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मैलकम एडिसेशिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। अब देखिए हम बात करते हैं इस अवार्ड की कि ये अवार्ड जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है वो किसको दिया गया है। तो ये अवार्ड जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है वो उत्सा पटनायक को दिया गया है। ऑप्शन बी, उत्सा पटनायक को जो है ये अवार्ड दिया गया है। चलो ठीक है, ये उत्सा पटनायक को दिया गया है। अगर पूछा गया क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसी तरह से पूछ लिया जाएगा कि मैलकॉम मेडिसेशिया अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है 2023 का। हमने बहुत सारे अवार्ड जो है वो अभी तक पढ़ रखे हैं, तो कुछ एक को रिवाइज करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड हमने पढ़ा है 2024 का। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 का मीना चरांदा को जो है वो दिया गया है, तो मीना चरांदा का नाम आपने ध्यान रखना है। हमने पढ़ा है कि संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 में जो मद्रास एकेडमी के द्वारा दिया गया वो किसको दिया गया, टीएम कृष्णा को दिया गया। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा जो है वो संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, टीएम कृष्णा को जो है ये दिया गया है। टीएम कृष्णा का नाम आपने ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था जनवरी महीने में क्वेश्चन पॉवर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो वो विराट कोहली को जो था वो दिया गया था। हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन डे पर जो था वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे अवार्ड 2024 ये दिया गया इंडियन काउंसिल फॉर यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसको दिया गया, ये दिया गया डॉक्टर सीमा शर्मा को। ये हमने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो था वो क्वेश्चन पढ़ा था कि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में इनको ये दिया गया है। हमने लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड पढ़ लिया है, प्यारे लाल शर्मा को जो है ये दिया गया है। ठीक है जी, तो वो सारे अवार्ड्स के नाम, सारे अवार्डीज़ के नाम आपने ध्यान रखने हैं जिनको ये अवार्ड, अलग अलग अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट टारगेट था हमारा, एक बार तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन टू सैचुरन्स मून टाइटन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि शनि के चंद्रमा जिसका नाम टाइटन है, इसके ऊपर जो है वो ड्रैगन फ्लाई रोटक्राफ्ट मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है। देखो ये जो ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, ये सैचुरन प्लेनेट पर जो है वो किया गया है। सैचुरन का जो मून है जिसका नाम टाइटन है उसके ऊपर जो है ये लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये नासा के द्वारा जो है वो किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर। अब क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछेगा, जरूरी नहीं क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाए। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि नासा का जो ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन है वो कौन से प्लेनेट के मून पर लॉन्च किया गया। तो सैचुरन के प्लेनेट पर जो है ये लॉन्च किया गया है। सैचुरन के मून का क्या नाम है, तो टाइटन इसके मून का जो है वो नाम है। टाइटन आपने इसके मून का नाम ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्लेनेट हैं, जैसे कि वीनस हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, और मरकरी हो गया, यूरेनस हो गया, जुपिटर हो गया, सैचुरन हो गया। इस तरह से हमारे पास 8 ग्रह जो हैं वो आते हैं। परंतु हम जानेंगे कि किस प्लेनेट के मून का क्या नाम है। हम अर्थ से ही जो है वो शुरुआत करेंगे। तो हमारी जो नेचुरल हमारा मून है वो चंद्रमा ही है, उसको हम मून के ही नाम से जानते हैं, तो वो हमारा नेचुरल मून है। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि सैचुरन का जो मून है उसको टाइटन के नाम से जो है वो जाना जाता है। जुपिटर जो प्लेनेट है उसके मून का क्या नाम है, उसके मून का नाम है गैनिमेडा। ये आपने ध्यान रखना है, ये गैनिमेडा जो है वो उसके मून का नाम है। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि जो मार्स है उसके मून का नाम भी इम्पोर्टेंट है। देखो मार्स जो प्लेनेट है, मंगल जो ग्रह है, उसके 2 मून है, एक का नाम फोबोस है और एक का नाम डिमोस है। फोबोस और डिमोस जो है वो इसके मून का नाम है। फोबोस और डिमोस जो है वो मार्स के मून का नाम है। ये मार्स के मून का नाम आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं कि सभी प्लेनेट्स का एक एक ही मून हो। कुछ एक प्लेनेट हैं जिनके बहुत सारे मून हैं, कुछ एक प्लेनेट ऐसे हैं जिनका कोई मून भी नहीं है। यूरेनस के 27 मून हैं, सैचुरन के ज़्यादा मून हैं, जुपिटर के भी 79 के आसपास मून्स हैं। नंबर चेंज भी हो जाते हैं कई बार डिस्कवरीज के कारण। और जो प्लेनेट जिनका कोई मून नहीं है, जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, इनका कोई मून है ही नहीं। तो साइंस में ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्लेनेट का कोई मून नहीं है, तो वो आपने मरकरी और वीनस ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर दिस ईयर द थीम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 इज। तो बोलते हैं कि इस वर्ष के लिए जो 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी वो क्या थी। देखो अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे की
2024 में क्या थीम रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी जो था वो इसकी थीम रखी गई थी इस वर्ष के लिए, 2024 के लिए। वहीं हम बात करते हैं कि ये डे मनाया कब जाता है। आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाया कब जाता है आखिर। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 18 अप्रैल को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। मैंने इस क्वेश्चन का क्विज जो था वो टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था कि ये कब मनाया जाता है, क्या इसकी थीम थी, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किए हैं, उनकी थीम भी पोस्ट की है टेलीग्राम पर। तो देखो इस क्वेश्चन की ये हमने जान लिया कि कब ये मनाया जाता है, क्या इसकी थीम थी। अब देखो इसके अलावा 19 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं 18 के बाद, तो उस दिन वर्ल्ड लीवर डे जो है वो मनाया जाता है। और इस साल वर्ल्ड लीवर डे की थीम क्या थी? इसकी थीम रखी गई थी कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। ये जो था वो इसकी थीम रखी गई थी और ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। ठीक है जी। क्या इसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट डे अभी मनाया गया? इसके बाद अभी देखो नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो मनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिविल सर्विस डे ये कब मनाया जाता है? नेशनल सिविल सर्विस डे ये 21 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को ये नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो मनाया गया। क्या इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया गया है? तो देखो इसके अलावा मैंने पिछले कल ही अभी टेलीग्राम पर जो था वो क्विज पोस्ट किया था, उसमें वर्ल्ड अर्थ डे हमने पढ़ा था। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया ये 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ये वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। और इस वर्ल्ड अर्थ डे की 2024 में थीम क्या रखी गई थी? थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी थीम रखी गई थी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। और ये थीम भी मैंने क्विज की फॉर्म में ही टेलीग्राम पर पोस्ट की थी। देखो ऐसा होता है ना कि जब आप क्विज की फॉर्म में चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो वो भूलेंगी नहीं और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। क्योंकि आजकल मैं क्विज जो है वो टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं लॉरेंस वोंग हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अभी हाल फिलहाल में लॉरेंस वोंग को जो है वो किस देश का प्रधानमंत्री जो है वो डेजिग्नेट किया गया है, नियुक्त किया गया है। अभी देखो ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुई है। ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगी? देखो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी मई महीने तक। तो मई में आप फिर से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। परंतु जब अभी बना है क्वेश्चन तो पहले तो अभी इसके बारे में जानिए कि क्या क्या आपको जो है वो ध्यान रखना है। ये जो है वो कौन से कंट्री के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सिंगापुर कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के अभी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि साइमन हैरिस भी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं साइमन हैरिस। और ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आयरलैंड कंट्री के जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो साइमन हैरिस का नाम आपने इस तरह से ध्यान रखना है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बने हैं। हमने पढ़ा था कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो भी बने हैं। तो वो बने क्या है, मतलब उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, रीअपॉइंट उनको किया गया है। तो क्रिस्टेलिना जॉर्जविना उनका नाम आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो बने हैं। हमने आइसलैंड के जो था वो आइसलैंड कंट्री जो है वो उसके प्राइम मिनिस्टर भी पढ़े हैं। हमने आइसलैंड कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बजारनी बेनिडिक्सन जो है वो बने हैं। इनके नाम आप देख लेना। ये जो आइसलैंड और IMF का क्वेश्चन है इसके पहले वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा उत्तीर्ण सीरीज़ के ही, और उससे भी पहले वाले पार्ट में आपको आयरलैंड का नाम मिल जाएगा। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनके अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एक हमने IMF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली जिसकी रीअपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो की गई है। और देखो ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये जो लॉरेंस वॉन जो है वो बनेंगे अभी 51 ईयर्स के ये हैं, और ये सक्सीड किसको करेंगे? ली हेजिन लुंग को जो है ये करेंगे। ली हेजिन लुंग को जो है ये सक्सीड करेंगे, ये ध्यान रखना है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट सा। अगला क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलते हैं हाउ मैनी इंडियंस नेम्ड इन दी टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट 2024। तो बोलते हैं कि टाइम्स के द्वारा एक 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची निकाली जाती है। 2024 में कितने भारतीयों के नाम इसमें शामिल हैं? अब देखो ये जो टाइम्स के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स की लिस्ट निकाली जाती है, इसमें कितने भारतीयों के नाम शामिल हैं? 8 भारतीयों के नाम इसमें शामिल हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 8 भारतीयों के नाम शामिल हैं। इन 8 के 8 नाम का आपको पता होना चाहिए कौन कौन नाम है। एक तो है अली भट्ट, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। अजय भंगा का नाम आपने ध्यान रखना है। साक्षी मलिक का नाम आपने ध्यान रखना है।
अजय भट्ट का आपको पता है वर्ल्ड बैंक के जो हैं ये हेड है। साक्षी मलिक का आपको पता है कि कौन सी खेल से ये जुड़ी हुई हैं। देखो ये एक प्रोफेशनल रेसलर है, वो आपने ध्यान रखना है। देव पटेल का हो गया, देव पटेल ये जो है इनको दी, ये भी जो है उस लिस्ट में है। और प्रियमदा नटराजन हो गया, ये भी उस लिस्ट में है। अजय भंगा यहाँ पर फिर से दे दिया गया है, ये है। सत्या नडेला हो गया, जिगर साह इनका नाम यहाँ पर है। देखो यहाँ पर जो एक नाम और बच जाता है ना, क्योंकि ये नाम 2 बार रिपीट हुआ है, अस्मा खां का नाम आपने ध्यान रखना है। अस्मा खां को जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो जिगर शाह के अलावा अस्मा खां जो है वो यहाँ पर हैं, जिनके नाम जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। 8 ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इनको आपने ध्यान रखना है। टाइम मैगजीन की टॉप 100 जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनस की लिस्ट निकाली जाती है उसमें ये शामिल हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ ऑकस। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो ऑकस का मेंबर जो है वो नहीं है। देखो ऑकस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ऑकस के मेंबर में कौन कौन आता है, ये देखो एक 3 देशों का समूह है। ट्राइलेटरल जो है ये एक पार्टनरशिप हुई है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच की हुई है। तो इसमें देखो एक तो ए से जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूके आ जाता है और यूके के अलावा यूएस आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है, यूएस भी है। इंडिया नहीं आता, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान हो गया यहाँ से, तो आप कहेंगे कि ये तो आसान है। अब देखो अगर हम बात करें कि ऑकस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इसको बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन पर नज़र रखने के लिए। वहाँ पर इन देशों ने अब खुद को मजबूत करने के लिए बनाया है। अब ये क्या करेंगे, इसके तहत क्या होगा, इसमें जो यूएस की जो न्यूक्लियर सबमरीन जो कैपेसिटी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को भी जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो अब मिल जाएंगी। बहुत ही गिनी चुनी कंट्रीज़ के पास ये होती है। तो यूएस एक सिलेक्टेड कंट्री है जिसके पास ये है, और यूएस को अब ये मिल जाए। यूएस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इसको ट्रांसफ़र कर देगा। हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिनका इंडिया भी मेंबर है और जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बिम्स्टेक का जिक्र करना ज़रूरी है, यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बिम्स्टेक का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसके 7 मेंबर हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 मेंबर जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर एससीओ का जिक्र करना ज़रूरी है। एससीओ का जिक्र करना ज़रूरी है। तो एससीओ की स्थापना लगभग 2001 में की गई थी। इसके मेंबर्स में कौन कौन आ जाता है, इसके मेंबर कौन कौन हैं। देखो एससीओ के मेंबर में इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है, कजाकिस्तान आ जाता है, किर्गिस्तान आ जाता है, तजाकिस्तान आ जाता है, उज्बेकिस्तान आ जाता है। और ये कंट्री जो है वो इसमें आती हैं। जो कोई नई कंट्री इसमें जुड़ी है, कोई अगर अभी हाल फिलहाल में, तो वो कौन सी कंट्री जुड़ी है, तो ईरान एक नया देश जो है वो एससीओ में जो है वो जुड़ गया है। क्वेश्चन बिम्स्टेक से पूछ ले जाएगा, बिम्स्टेक से नहीं पूछा गया, एससीओ से पूछ ले जाएगा, एससीओ से नहीं पूछा गया, ऑकस से पूछ ले जाएगा। कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन बनेगा ही, और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले देखो अगर इससे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करें तो पीजीटी पेपर 1 में ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और पीजीटी पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो सिंपल से शब्दों में आपको बताऊं तो पीजीटी का मौका काफ़ी सालों के बाद मिला है, और इसके बाद कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दें। जितनी तैयारी कर सकते हैं उतनी करें। पेपर 1 को बहुत लोग पहले भी लाइटली ले रहे थे, और फिजिक्स और हिंदी के पेपर में कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगत चुके हैं। तो आने वाले पेपर्स में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। प्रैक्टिस ही एक आपको ऐसी चीज़ है जो सफलता दिला सकती है। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, नीचे लिंक उसके दिए गए हैं, कर लीजिए। और पीजीटी की अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए। दिन रात एक करके मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया था। देखो अगर हम बात करते हैं कि ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, करंट अफेयर का क्वेश्चन ये नहीं बनता, इंटरनेशनल नेशनल अफेयर का क्वेश्चन ये बनता है। इस तरह के मिशन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब इस तरह के मिशन अगर पूछे जाएं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अब देखो ऐसे कौन कौन से मिशन जो हैं वो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछ लिया गया था कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये 16 जनवरी 2016 को जो था वो लॉन्च किया गया था। 16 जनवरी 2016 को जो था वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो था वो लॉन्च किया गया था, वो आपने ध्यान रखना है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसको कब लॉन्च किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की, ये इनिशिएटिव भी जो है वो नीति आयोग के द्वारा सेटअप किया गया था और 2016 में ही इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया का पूछ लिया जाता है। मेक इन इंडिया जो था वो 28 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था वो 2015 में लॉन्च किया गया था। 22 जनवरी 2015 को जो था ये लॉन्च किया गया था। उजाला योजना लॉन्च की गई थी 1 मई 2015 को, वो आपने ध्यान रखना है। पीएम मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, वो आपने ध्यान रखनी है। एक स्मार्ट सिटी जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है वो 2015 में जो था वो लॉन्च किया गया था। तो स्मार्ट सिटी के बारे में ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है स्टार्टअप इंडिया के बारे में कि ये 2016 में ही 16 जनवरी को लॉन्च किया गया था। एक स्टैंड अप इंडिया भी लॉन्च किया गया। स्टैंड अप इंडिया जो था वो 5 अप्रैल 2016 को जो था वो लॉन्च किया गया था, वो आपने ध्यान रखना है। नमामि गंगे योजना लॉन्च की गई, तो वो भी 2016 में ही लॉन्च की गई और 7 जनवरी 2016 को वो लॉन्च की गई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग योजनाएं हैं। इन योजनाओं को याद रखें क्योंकि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह से पूछा गया था कि कौन सी योजना जो है वो 2014 से पहले जो था वो लॉन्च की गई थी। तो वो बताना था आपको। कुछ इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया था। पता होना चाहिए, अगर सुनी होंगी योजनाएं तो कभी गलत नहीं होंगी। आगे क्या बोलते हैं महादेई रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड, तो बोलते हैं कि ये जो महादेई रिवर डिस्प्यूट है ना, ये बोलते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है। एक तो इसमें कर्नाटक है, कर्नाटक के साथ ये डिस्प्यूट कौन सी कंट्री का है। अगर हम बात करते हैं इस रिवर डिस्प्यूट की, तो रिवर डिस्प्यूट ये कर्नाटक का है गोवा के साथ। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखो इंडिया में ना बहुत सारी रिवर्स हैं और एक रिवर दूसरे स्टेट में जाती है, उनको लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, उनके पानी को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। तो वो उस तरह के आपने डिस्प्यूट जो है वो ध्यान रखने। जैसे कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है, इसमें कौन कौन से स्टेट जो हैं वो कंसर्न्ड हैं। जो स्टेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं गोदावरी वाटर डिस्प्यूट में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये स्टेट आ जाते हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका आ जाते हैं। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट आ जाता है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो आ जाते हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आ जाता है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वो आ जाते हैं। और आपने ध्यान रखना है महादेई, जिसमें गोवा कर्नाटका जो है वो आ जाता है। तो गोवा कर्नाटका का ध्यान रखना है। महाराष्ट्र भी थोड़ा थोड़ा कंसर्न इससे रहता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से पूछा गया था और इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि 100% श्योरिटी के साथ आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। और एलाइड के एग्ज़ाम में ये रिवर डिस्प्यूट पर क्वेश्चन बना भी है पहले शायद से, एलाइड या एचएएस में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलाइड एचएएस की, तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज ऐसी है जो एलाइड के साथ साथ बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी आपकी करवाएगी और स्ट्रॉन्ग आपका पोर्शन बनाएगी। सिलेक्शन में आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ऑनेस्टी, मैं बार बार कहता हूँ कि ऑनेस्टी आपकी अपनी होनी चाहिए। अलग अलग एक्सक्यूजेज अगर आप देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वो एक्सक्यूजेज आपके लिए होंगे, तो जितनी ईमानदारी के साथ करेंगे उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देखो इलेक्शन है, तो मुझे आप ये बताइए कि गोवा में जो है वो कितनी लोकसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। चलो रिवीजन हो जाएगा आपका जल्दी से। गोवा में कितनी लोकसभा की सीट्स आती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में बोलते हैं बाय विच ईयर इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस। तो बोलते हैं कि इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष जो है वो प्राप्त करने का निर्णय लिया है, कि ये टारगेट रखा है इसरो ने किस साल तक जो है वो डेब्रिस फ्री स्पेस जो है वो बना देंगे। तो आप कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, उत्तीर्ण सीरीज में ही डिस्कस किया था। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए @allexam31 सर्च करना अपने टेलीग्राम से। वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन PDF जो भी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है वो मिल जाएगी। आजकल तो क्विज़ेस भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।